Welcome to VLearn, Virtual Learning Network, Session 1, Part 2 of Dynamic Asset Management. In this session, we will cover risk, types of risk and management of working capital. Let's say risk क्या है? Basically risk is what? Variability in returns, right? तो returns में जो भी changes आते हैं, that is what risk. Risk is a measure of future uncertainties in achieving program performance goals and objectives within defined cost, schedule and performance constraints. तो risk क्या है जिसमें हम risk is basically future uncertainties जो कि हम goals को सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं विद इन डिफाइंड कॉस्ट, विद इन डिफाइंड शेड्यूल एंड परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स, राइट. सो रिस्क इज व्हाट? इट इज़ द पोटेंशियल दैट अ चोजन एक्शन और एक्टिविटी विल लीड टू अ लॉस. तो हम इसमें बेसिकली ये एक रिस्क जो है ये एक ऐसा पोटेंशियल है जिसमें कि हम जिस एक्टिविटी को चूज़ करते हैं उसकी वो हमारी लूज़ भी हो सकती है, उसका लॉस भी हो सकता है, राइट. एंड बेसिकली ये एक अनडिज़ायरेबल आउटकम जो है दैट इज़ व्हाट? रिस्क. अब देखिए रिस्क, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क. फर्स्ट टाइप इज़ एग्जीक्यूशन रिस्क. देखिए एग्जीक्यूशन रिस्क क्या है? एग्जीक्यूशन रिस्क इज़ व्हेन वी प्लान समथिंग, राइट. तो we are planning something. At the time of execution or implementation, that planned activity may not happen. So that is what execution risk. The risk that a company's business plan will not be successful when they are put into action. तो जो कंपनी ने जो बिजनेस प्लान्स बनाए हैं वो अगर सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होते हैं, सक्सेसफुली एक्शन में नहीं आते हैं, दैट इज़ व्हाट? एग्जीक्यूशन रिस्क. The risk that a transaction won't be executed within a range of recent market price, that is also execution risk. Let's say if one was trying to profit from a price discrepancy between IBM on NYSE, that is New York Stock Exchange, right. तो एक कोई पर्सन है, कोई इन्वेस्टर है जो कि प्रॉफिट अर्न करना चाहता है फ्रॉम ए प्राइस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन IBM ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड IBM ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज. तो इनके प्राइस से वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है. दे मे परचेज अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड फाइंड दैट दे के नॉट साइमल्टेनियसली सेल ऑन LSE, दैट इज़ लंदन स्टॉक एक्सचेंज. तो उसने क्या, दे में फाइंड दैट कि जो उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो उसने बहुत सारे शेयर्स परचेज कर लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो साइमल्टेनियसली लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर पाए. सो दिस इज़ एग्जीक्यूशन रिस्क. सेकंड जो रिस्क है, सेकंड टाइप है रिस्क का, दैट इज़ मिसमैच रिस्क. दिस इज़ अनदर रिस्क अकर्स इफ़ द आइटम्स बीइंग बॉट एंड सोल्ड आर नॉट आइडेंटिकल, राइट. जो परचेज किया और जो बेचे वो दोनों अगर सेम नहीं है एंड द आर्बिट्रेज इज कंडक्टेड अंडर द एजम्पशन दैट द प्राइस ऑफ द आइटम आर कोरिलेटेड और प्रिडिक्टेबल. सो मिसमैच इज बिटवीन investment type and investment horizon can be a source of mismatch risk. अगर investment type में कुछ mismatch हो रहा है या टाइम पीरियड में कुछ मिसमैच हो रहा है, दैट इज़ व्हाट? मिसमैच रिस्क. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मिसमैच रिस्क क्या है. फॉर एग्जांपल मिसमैच रिस्क वुड एग्जिस्ट इन अ सिचुएशन वेयर एन इन्वेस्टर विद अ शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन सच एज वन हु इज़ नियर रिटायरमेंट, मतलब उसका बहुत ही कम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का और उसकी रिटायरमेंट आने ही वाली है, तब वो इन्वेस्ट कर रहा है. इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर रहा है वो? हैविली इन स्पेकुलेटिव हाईटेक स्टॉक, जो जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती है, वो उस वाले स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर रहा है. सो टिपिकली इन्वेस्टर्स विद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन शुड फोकस ऑन लेस स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसको फिक्स्ड इनकम चाहिए, क्योंकि उसको एक रेगुलर इनकम चाहिए. अगर वो स्पेकुलेटिव
स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा तो उसकी फ्लक्चुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, जबकि जब वो रिटायरमेंट के टाइम पे उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उसको ही शुड नॉट गो फॉर heavy investment in high tech stocks. Rather he should invest in some fixed income bearing securities or some stocks of blue chip companies, जिससे कि उसको रेगुलर इनकम आती रहे, क्योंकि अब उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, राइट. सो दिस इज मिसमैच रिस्क. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज काउंटर पार्टी रिस्क. अब देखिए काउंटर पार्टी रिस्क क्या है. Counterparty risk is here the risk that the other party in an agreement will default. अगर दूसरी पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है दैट उसका जो रिस्क है दैट इज़ काउंटर पार्टी रिस्क. द रिस्क टू ईच पार्टी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कैन दैट द काउंटर पार्टी विल नॉट लिव अप टू इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. तो कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें से अगर एक पार्टी अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करती है तो दैट इज़ द रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क. इट इज़ एज अ रिस्क टू बोथ पार्टीज एंड शुड बी कंसिडर्ड व्हेन इवैल्यूएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो काउंटर पार्टी रिस्क जो है ये दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है और ये जो है कंसिडर किया जाता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट को when contract happens it should be considered. For example, A is a counterparty to B and B is a counterparty to A. तो दोनों का ही रिस्क इन्वॉल्व है. अगर A और B दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इस केस में A B की काउंटर पार्टी होगी और B A की काउंटर पार्टी होगी और दोनों ही पार्टीज़ में रिस्क होगा, राइट. अब देखिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं काउंटर पार्टी रिस्क को. For example, if Joe agrees to lends funds to Mike, right? उसने funds lend किए Mike को up to a certain amount. There is an expectation that Joe will provide the cash. उसकी expectation है Mike की कि वो उसको cash provide करेगा and Mike will pay those funds back. जब वो उसको funds provide कर रहा है तो वो उसको वापस भी करेगा. But they are still द काउंटर पार्टी रिस्क अज्यूम्ड बाय दैम बोथ. दोनों ही जो है यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क है, क्योंकि जो के ऊपर रिस्क ये है कि पता नहीं वो माइक जो है उसको रिफंड उसको पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा, और दैट मीन्स माइक माइट डिफ़ॉल्ट ऑन द लोन एंड नॉट पे जो बैक. और जो को क्या रिस्क है, जो माइट स्टॉप प्रोवाइडिंग द अग्रीड अपॉन फंड्स. दिस इज़ फॉर माइक. माइक के लिए रिस्क है कि जो मे बी उसको टाइमली फंड्स प्रोवाइड ना करे, और जो दिस रिस्क फॉर जो इज़ दैट कि माइक जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है पेमेंट करने में. सो दिस इज़ काउंटर पार्टी रिस्क जिसमें दोनों ही पार्टीज़ को रिस्क रहता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इज़ लिक्विडिटी रिस्क. Liquidity risk is the risk that a given security or asset cannot be traded quickly enough in a market to prevent a loss. Liquidity risk ये वो रिस्क होता है जिसके अंदर बहुत जल्दी हम एसेट को ट्रेड नहीं कर पाते, उसको जल्दी से लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो वो जो रिस्क है दैट इज़ लिक्विडिटी रिस्क. द रिस्क स्टेमिंग फ्रॉम द लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी of an investment that cannot be bought or sold quickly enough to prevent or minimize a loss. So this is liquidity risk. Now see management of working capital. अब देखिए management of working capital क्या है. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है कि जो अमाउंट हमें बिजनेस के लिए डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल, राइट. अब हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की क्या ज़रूरत है या वर्किंग कैपिटल के क्या की एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ हम देखेंगे. वर्किंग कैपिटल में हम कंसिडर करते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को, क्योंकि हम डे टू डे ऑपरेशंस के साथ डील करते हैं वर्किंग कैपिटल में, तो इसीलिए हम इसमें शॉर्ट टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को कंसिडर करते हैं. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम बढ़ते हैं कैश मैनेजमेंट. कैश मैनेजमेंट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द cash transactions only. Here we have to identify the cash balances जो कि which allows for a business to meet day to day expenses but reduces cash holding cost.
तो इसके अंदर हम कैश बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सके, और कैश को होल्ड करने की कॉस्ट भी हम इसमें रियलाइज़ करते हैं कि हमें कैश होल्ड करने की कॉस्ट क्या लग रही है, तो जिससे कि हम कम से कम कैश होल्डिंग कॉस्ट को रख सकें। सेकंड जो इसमें हम कंसिडर करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में, दिस इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि इन्वेंट्री लेवल को आइडेंटिफाई करता है, उसको डिटर्मिन करता है। इन दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलाउज फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन बट रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल्स एंड मिनिमाइजिंग द रीऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है बेसिकली इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस लेवल पे इन्वेंट्री मेंटेन की जाए जिससे कि अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन हो सके। और रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना क्या होगा कि कैपिटल ब्लॉक करना होगा। तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में किस चीज़ का ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हम रॉ मटेरियल कॉस्ट भी फर्म को ना लगे, वो भी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें, और इन्वेंट्री लेवल इतना मेंटेन करके चले जिससे कि अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन फ्लो हो। Then debtors management is also considered under management of working capital. In this, debtor management identify the appropriate credit policy. Debtors को manage करने के लिए एक appropriate credit policy frame out होनी चाहिए, जिससे कि अब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो strict credit policy adopt करना चाहती है या liberal credit policy adopt करना चाहती है. So it depends. Now next is the short term financing, which identify the appropriate source of financing given the cash conversion cycle. It may be necessary to utilize a bank loan or to convert debtors into cash through factoring. Now this is the working capital cycle. अब देखिए वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है विद द इश्यू ऑफ इक्विटी एंड बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन firm has cash with it. That cash is utilized for purchasing inventory or for outside payments. So this is with the cash only firm purchase inventory. This inventory will go under process in a manufacturing firm, राइट तो ये कन्वर्ट होगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में, देन कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स में, एंड देन फिनिश गुड्स जो होंगी वो कस्टमर के पास सेल होंगी, तो ये इन्वेंट्री जो है वो सेल में कन्वर्ट होगा. दिस इज़ फॉर ट्रेडिंग फर्म. तो अगर हम ट्रेडिंग फर्म में जाते हैं तो वो डायरेक्टली उनकी जो इन्वेंट्री होती है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है. लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जाते हैं तो उस केस में जो होगा रॉ मटेरियल जो है वो पहले वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होगी एंड देन वर्क इन प्रोग्रेस विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, राइट. तो सेल्स जब फर्म सेल करती है तो सेल्स जो है वो क्रेडिट बेस पे भी होती है और कैश बेसिस पे भी होती है. तो अगर वो कैश बेसिस पे है तो वो डायरेक्टली कैश सेल्स जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश, राइट. एंड इफ़ इट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस देन सेल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू रिसीवेबल्स एंड देन रिसीवेबल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश. जो उनका क्रेडिट पीरियड है वो उन क्रेडिट पीरियड में कैश की पेमेंट करते हैं एंड देन अगेन दिस कैश इज़ यूटिलाइज फॉर ओवरहेड्स एट्सेट्रा, राइट. सो दिस इज़ द वर्किंग कैपिटल साइकिल कि किस तरीके से डे टू डे ऑपरेशंस हैंडल किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश और कितना हमारा इसके अंदर टाइम पीरियड कंज्यूम होता है. सो दिस इज़ द साइकिल, दिस इज़ द ऑनगोइंग प्रोसेस. Now see sources of additional working capital. That means कि अगर फर्म को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तो वो कहाँ से पैसा रेज़ कर सकती है, कहाँ से फंड्स रेज़ कर सकती है. इसमें आता है सबसे पहला एग्जिस्टिंग कैश रिजर्व. मीन्स जो फर्म के पास ऑलरेडी कैश रिजर्व्स मेंटेन्ड है, दैट कैश रिजर्व्स will be utilized by the firm for additional working capital. Second is profits.
profits when the firm earn profit, so that profit will also be utilized for day to day workings as working capital. Then payables, that means when the firm purchases goods और परचेजेज रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स, तो वो पैसा भी जितने टाइम के लिए उन्होंने क्रेडिट पे रॉ मटेरियल लिया है, तो वो चीज़ भी, वो भी एक हमारा वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं उस पैसे को, जब तक कि हमें सप्लायर्स को पेमेंट नहीं करना है. देन इज़ द न्यू इक्विटी और लोन्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी गो फॉर रेजिंग funds through new equity shares and loans, that amount will also be utilized for working capital. And bank overdraft, yes, bank overdraft is the facility which is given by the bank, right? So that is also act as the source of additional working capital. And long term loans, that means ki in the form of debentures, in the form of public deposits, that amount will be utilized for additional working capital. So here is the end. There is one exercise. First question in this is explain the कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि हमने डिस्कस किया डायनेमिक एसेट मैनेजमेंट क्या है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रिस्क एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क. सो यहाँ पर आपको रिस्क की डेफिनेशन देनी है, रिस्क का मीनिंग देना है, और उसके बाद बताना है कि टाइप्स ऑफ रिस्क क्या है, जो कि अभी हमने डिस्कस किए. लिक्विडिटी रिस्क, right? Then there are many other risks, there are many other types of risks that you have to explain. So here we are winding up the session. Thank you very much. Happy learning. We learn.